गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका दोबारा स्वागत है। आज हम एक ये पीक इनटू एवरीडे चाइना बहुत दिन के बाद मैं जारी कर रहा हूँ और इसमें हम देखेंगे समथिंग अबाउट ग्रे राइनोज एंड ब्लैक स्वॉन्स इन चाइना। Why have I taken this subject? China is facing grey rhinos and black swans. Again, ये मैंने बता रहा हूँ तो खुद चाइना वाले बोल रहे हैं, ठीक है? ओके, मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूँ कि आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग, मैं इसके ऊपर बहुत लिख भी चुका हूँ। आज भी मैंने एक आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखा कि चाइना इज फोकसिंग ऑन डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री. Right? They have problems in real estate, infrastructure, exports, private sector, jobs, consumption, food insecurity, and healthcare. And their biggest problems, long term, are demography and climate change. They can't run away from it. आज ये साबित हो रहा है. ये मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा था, ये जो मैट्रिक्स बना के, आज चाइना वाले खुद बोल रहे हैं. ठीक, तो ये है जो मैं बताना चाहता हूँ. जो हमारा विश्लेषण है तकरीबन ये चाइना के बारे में सही निकल आ रहा है और मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि आगे जाके इनका और भी प्रॉब्लम आने वाले. व्हाट इज अ ब्लैक स्वान इवेंट? A black swan event is an unpredictable event beyond what is normally expected. अनोखा है, right? And potentially severe consequences. It will be extremely rare, severe impact, and widespread. And बाद में हम सोचेंगे कि यार ये तो था, हमने इसके ऊपर नजरअंदाज कर दिया था, राइट? ये है ब्लैक स्वान इवेंट. अगर आप कल के बोलोगे कि भाई चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी डूब गया, तो बोलोगे तो था यार, ये तो होना ही था, लोग इतने नाखुश थे इसके साथ. वो है ब्लैक स्वान इवेंट, रेरिटी और वाइड स्प्रेड. ओके, इसके विपरीत एक और चीज है ग्रे राइनो. ये अंग्रेजी है. A grey rhino is a term used to define a danger that is slow moving, obvious, yet it is conveniently ignored. ये सबके सामने है डेंजर, पर इसको आप भी नजरअंदाज इसीलिए कर लेते हैं कि धीरे 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 चल रहा है, एक दिन ये टूट पड़ेगा आपके सर पे. वो बोलते हैं ग्रे राइनो इवेंट. और चाइना में तो ग्रे राइनो इवेंट बहुत हो रहे हैं अभी. दोबारा मैंने बोल रहा हूं, चाइना वाले बोल रहे हैं. सबसे पहले जी जिनपिंग साहब 3 दिन पहले इन्होंने अपना नेशनल सिक्योरिटी कमीशन में क्या बोले? चाइना इज फेसिंग मोर कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस. ही इज टॉकिंग ऑफ वर्स्ट केस सिचुएशंस. ओके, कहता एक्सट्रीम सिनेरियोस के बारे में तैयार होना चाहिए. ओके, इनका जो सिक्योरिटी अपैरेटस को उनको बोला कि भाई तैयार रहो, कुछ ना कुछ होने वाला है. ये अगर आपको याद है 20 पार्टी कांग्रेस में बोला कि चॉपी वाटर्स, डेंजरस स्टॉर्म्स, ये सब तैयार हैं. ओके, राइट. अगर इसी स्लाइड को अगर आप नजदीक से देखेंगे तो लास्ट में क्या बोल रहे हैं? लास्ट वाला एक एनालिस्ट, उनका एनालिस्ट बोलता है worst case scenarios might include a nuclear war, a devastating war that ruins China's coastal economic belts, or Western sanctions on China's energy, finance and food supply. डरे हुए हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा. ये है इनका जितना संगीन है इनका प्रॉब्लम, राइट? और 3 दिन पहले जी जिनपिंग ने
ये सिक्योरिटी कमीशन में सबको आह्वान किया कि भाई ये हो सकता है। तो अंदरूनी हिसाब से इनको ये डर है, ये आशंका है, या कुछ जो भी बोलो आप, कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और इनका रवैया नहीं बदलता। मजे की बात यह है, यही एक ग्रे राइनो इवेंट है। आपको पता है आफत आने वाला है, आप अपना रास्ता नहीं बदली कर रहे हो, राइट। ये हेडलाइन है जो छोटा काला अक्षर में लिखा है, राइट। 2 दिन पहले की बात है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हेडलाइन है, एज मोर नेशंस अपोज चाइना, हाउ सीरियसली डज द वर्ल्ड टेक बीजिंग। यानी कि चाइना के बात बहुत हल्का लिया जा रहा है, उसका कोई कदर नहीं है। ये इसके ही कहता है, कनाडा टू इटली, स्विट्जरलैंड टू लिथुआनिया, countries are standing up to China or de-risking or some making moves that they would never try with the US। ये चाइना को बोल रहे हैं कि भाई आप अपने जगह पे रहो, हम अपने खुश रहेंगे, आपके साथ हमारा कोई नाता नहीं है, आपके साथ बिजनेस कम करेंगे। कनाडा 1 साल 2 साल पहले मेरे को याद है कि सब हम रो रहे थे कि कनाडा और चाइना के संबंध बढ़ रहे हैं, वो अभी उल्टा हो गया। इटली में BRI था, वो कैंसिल हो गया। स्विट्जरलैंड वाले चाइना का पैसा नहीं ले रहे हैं, बाकी सबका पैसा लेते हैं, चाइना वाले कर लेते नहीं। इसका मतलब चाइना ने कुछ, अगर एक बिल्ली को डाल दो ना कैट इन अ कॉर्नर, वो सिचुएशन में पहुंच रहा है चाइना। ओके, ये क्लाइमेट चेंज, ये 2-3 ये पिछले 1 हफ्ते में ये निकल आया है। क्या बोलते हैं इसमें, चाइना लूजेस मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ व्हीट राइट बिफोर हार्वेस्ट। और इसका ग्लोबल प्राइस इंप्लीकेशन भी होगा, क्योंकि वहां क्या है, नॉर्थ ईस्ट चाइना में बारिश आ गया, हेवी बारिश आ गया, जो धान कड़ा है वो काट नहीं सकते, वो पूरा कटाई के लिए तैयार नहीं हुआ, और बारिश आ गया, इससे इनके मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ व्हीट नष्ट हो रहा है। ओके, prolonged rainfall has slammed China's wheat production base। रोग लग गया क्रॉप्स को, ब्लाइट, और इसका मतलब पूरा देश में व्हीट यानी धान कम मिलेगा, फूड सिक्योरिटी। ये 2 दिन पहले चाइना फूड सिक्योरिटी, बीजिंग अर्जेस ऑल आउट व्हीट हार्वेस्ट एफर्ट्स टू लिमिट क्रॉप डैमेज फॉल आउट। पहले कटाई कर लो, ठीक, और लोकल अथॉरिटीज को बोल रहे हैं कि काट दो, जो मिले जो बचाए बचा लो, राइट। सो ये इनका प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, चाइना को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है फूड सिक्योरिटी के हिसाब से। और आज चाइना सोकिंग वेट व्हीट फेसेस मोर वीकेंड रेन, यानी कि बारिश और होने वाला है। और जो लास्ट ब्लू में लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज अभी तक इनका जो प्रीमेच्योर कटाई शुरू हो गया, उसमें 1/4 धान बचा पाए हैं, राइट। और एक्चुअली पूरा काटना है तो 2 हफ्ता और लगेगा, वैसे तो लगता ही है उतना, 1 पूरा महीने में काटते रहते हैं, क्योंकि जब बोया है धान को तभी आके जाके काटोगे। अगर लेट बोया तो लेट काटोगे, जल्दी बोया तो जल्दी काटोगे। और अगर बारिश हो गया लास्ट में तो क्या होगा। चाइना का प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। अगर आप सोचते हो कि ये जो पानी की वजह से नॉर्थर्न चाइना में, ये नॉर्थ ईस्ट चाइना में हो रहा है, राइट, नहीं, साउथ में यूनान जो है बर्मा के ऊपर है, उस इलाके में अच्छा ये ओके, ये जो कहानी है अभी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनका जो पूरा व्हीट का क्रॉप आगे भी प्रॉब्लम में आ सकता है, और उनको पता है कि ये प्रॉब्लम होने वाला है, राइट। अगली बात ये है कि
यूनान में सूखा है, गर्मी है, पानी का किल्लत है। उससे क्या है कि देयर इज नॉट इनफ वाटर फॉर ड्राइविंग देयर हाइड्रो पावर रिसोर्सेज। अगर वाटर पानी नहीं है तो उनका इकोनॉमी डाउन है, उनका इंडस्ट्री नहीं चल रहा है। अभी जनवरी टू अप्रैल इनका 60% पानी कम मिला है। तो आप देखिए, साल के शुरुआत में एक प्रोविंस में अकाल है, पानी नहीं है, पानी का किल्लत है और इनका इकोनॉमी जूझ रहा है उससे। अभी क्या है, बारिश ज्यादा हो रहा है एक और इलाके में और इनका वीट क्रॉप नष्ट हो रहा है। ये सब ग्रे राइनो इवेंट्स हैं। ये ग्रे राइनो बोलो, ब्लैक स्वॉन बोलो, जो भी है, इट्स एन एनिमल प्रॉब्लम। अच्छा, अभी ये 3 ग्रे राइनो इवेंट के बारे में किसी ने जिक्र किया, उसको मैं आपको बता देता हूँ। एक आर्टिकल था, राइट, कि चाइना 3 ग्रे राइनोस आर 3, उसने बताया, जॉस जिन करके साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में लिखा है कि इसका डेमोग्राफिक क्राइसिस, आबादी का क्राइसिस, उधार और डीकपलिंग, ये तीनों बढ़ रहे हैं और इनका इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डेंजर है, राइट। ये बोलता है नेशंस डेट बर्थ रेट इज प्लंजिंग, सबको पता है। डेट बबल इज थ्रेटनिंग टू बर्स्ट, आखिर ये फटेगा, ये गुब्बारा इनका, उधार का गुब्बारा। और लोग चाइना से दूर जा रहे हैं। अभी हाल ही में 2-3 एग्जीबिशन हुए थे चाइना के अंदर, राइट, जहां प्रदर्शनी, जिसमें यू नो एनर्जी का एग्जीबिशन हुआ था, ट्रेड का एग्जीबिशन हुआ था। ये जो ट्रेड एग्जीबिशन और एनर्जी एग्जीबिशन, बड़े 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 एग्जीबिशंस थे, ये 1 हफ्ता 10 दिन चलते रहते हैं। पूरे दुनिया में से आके लोग, खरीदार आके वहां अपना ऑर्डर देते हैं चाइना फैक्ट्री वालों को। 5-6 हजार स्टॉल लगते हैं। ये एक बड़े इवेंट है। पर अभी जो पिछले 3 हफ्ते के अंदर जो हुआ है, जो 2-3 इनका बड़े एग्जीबिशन हुए हैं, इसमें यूएसए, यूरोप, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया से कोई नहीं आया। कहाँ से आए हैं लोग? एशियन कंट्री से आए, अफ्रीका से आए हैं और गरीब देशों से आए हैं। इसका मतलब इनका ऑर्डर नहीं है, डी रिस्किंग हो रहा है, डीकपलिंग हो रहा है, जो मर्जी बोलो, लोग इनके पास आके ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। इनके ऑर्डर नहीं दे रहे हैं तो इनके फैक्ट्री बंद होंगे। बंद होंगे तो क्या होगा? ये जो मैं बार बार रटता रहता हूं, वही कहानी है। फैक्ट्री बंद हो गया तो इनका जॉब लॉसेस होंगे, नौकरी नहीं होंगे, नौकरी नहीं होगा, आमदनी नहीं होगा, आमदनी नहीं होगा तो एक आदमी को घर चलाने के लिए उधार लेना पड़ेगा। अगर उसके साथ साथ वो अकेला है, फौज में नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता, वो क्या करेगा? ये डेमोग्राफिक क्राइसिस के साथ जुड़ा हुआ है सब कुछ। ये तीनों ग्रे राइनो जो है ना, एक के साथ एक जुड़े हैं। और आज के दिन जो हम 6 महीने पहले बोल रहे थे, वो आज के दिन उनके लोग साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में लिख रहे हैं। मजे की बात तो ये है, ये सब आप साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में हेडिंग लगाइए, आपको आर्टिकल निकल आएगा। इनके जो कॉलेज से निकल के आ रहे हैं यूथ, उनके लिए नौकरी नहीं है। 20% से ज्यादा नौकरी खत्म हो गया है, नहीं मिल रहा है इनको। ये ग्राफ देखिए राइट में, अनएम्प्लॉयमेंट ग्राफ ऑफ यूथ, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ये? एक जमाने में जो लड़के लड़कियां कॉलेज से निकलते थे उनको जॉब मिल जाता था, आजकल नहीं मिल रहा, क्योंकि फैक्ट्री बंद है, ऑर्डर नहीं है। वही कहानी है, ग्रे रेनो, राइट। ये सब जी जिनपिंग के करामत है।
अब ये बात यह है कि ठीक है, आप यंग ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, पर प्रॉब्लम इनका ये है कि वर्किंग फोर्स भी नहीं है, और ये जो लोग 60 से ऊपर हैं उनको लगाना चाहते हैं नौकरी पे कि भाई आके हमारे लिए काम करो। ये नौबत देखिए इनका अंदरूनी हालत चाइना का। एक जगह एक और जो लोग अभी अभी पढ़ के कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं उनके लिए नौकरी नहीं है। मिडिल जो इनका एक्सपीरियंस वर्क फोर्स है वो गायब हो रहा है, और जो रिटायर हो गए हैं उनको बोल रहे हैं कि आप आके वापस काम करो। वो कितना इनका आउटपुट होगा? अगर कल के दिन मैंने जाके किसी फैक्ट्री में या खेत में जाके काम करना है तो कितना कर सकता हूं मैं? आखिर मैं भी तो 60 साल से ऊपर हूँ। ठीक है, एक बात है कि यहाँ टीवी के सामने बोलना या कैमरा के सामने बोलना या यूट्यूब में बोलना एक बात है, पर परिश्रम कौन कर सकता है? ये जो लाल में लिखा देखिए, चाइना हैज had just over 280 million people aged over 60, accounting for 90.8% of the population। यानी कि उनके जो पॉपुलेशन के 1/5 जो है 60 प्लस है, और अगले 5-6 साल में ये बढ़ने वाला है। और ये जी जिनपिंग इनको सुपर पावर बनने के लिए ले जा रहा है। ये अनोखा चीज हो रहा है चाइना के अंदर। ये अपना टेक्नोलॉजी, वो आसमान को छूना चाहता है, मंगल में यान भेजना चाहता है। ठीक है, एक स्टारलिंक से बड़ा सैटेलाइट सिस्टम लगाना चाहता है। लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास उधार ही उधार है। ये है एक्चुअल असली हालत चाइना का। राइट। एक और मैं आपको ये हेडलाइन इसीलिए बताया, चाइना's economic recovery continue to stutter with manufacturing facing downward spiral as demand weakens। ये तो मैंने पहले कहानी बताया था, आज ये इनका रिपोर्ट है। ये क्या बोलते हैं ये? पहले, China's official manufacturing purchasing managers index fell to 48.8 in May from 49.2 in April। ठीक, राइट। इसका मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स कम हो गया, एक तो अप्रैल से बनस्पत मई में घट गया। पर मजे की बात है, और मतलब जानने वाली बात यह है कि अगर यह मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 50 से कम है तो सुकड़ रहा है, 50 से ज्यादा है तो एक्सपेंड हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग। इनका मैन्युफैक्चरिंग सुकड़ रहा है, और इनका खुद का ये फिगर्स है। तो ये 2-3 दिन पहले की बात है, ये भी बोल रहा है, China's economic recovery has been hit by rising youth unemployment as well as disappointing retail sale। यानी कि कोई खरीदार नहीं है, कंज्यूमर में दुकानों में कोई खरीद नहीं रहा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गया। राइट। ओके, एक और आर्टिकल था, और ये थोड़ा नजदीक आपको पढ़वाऊंगा। ये क्या बोलता है? ये 9 things you might miss from Chinese economy in China's economy in May। ये मई की बात है। 9 आइटम उसने लिखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, पर इसमें देखिए 7 आइटम जो है ना नेगेटिव आइटम है इनका इकोनॉमी के बारे में। ये संक्षिप्त रूप में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में आर्टिकल है। ये बोलता है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हिट्स हाई रिकॉर्ड। डोंट रीड टू मच इनटू बिग हेडलाइन रिटेल सेल्स फिगर्स। यही बात जो पिछले स्लाइड में भी बताया कि इनका रिटेल कंज्यूमर इकोनॉमी डाउन है। राइट। China's new financial regulator opens its doors, would seek to eliminate regulatory blind spots and build up an iron wall of financial security। एक तरफ ये बोल रहे हैं कि हम खोल लेते हैं हमारा दरवाजे, आप प्राइवेट क्या इन्वेस्टमेंट आके कीजिए, प्राइवेट कंपनी लगाइए। पर दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि बिल्ड अप एन आयरन वॉल ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी कि आप जो भी आप कारोबार में करोगे उसके ऊपर हम निगरानी रखेंगे। दोनों साइड
मारना चाहते हैं। एक साइड बोलते हैं कि भाई आके अपना इंडस्ट्री लगाओ, पर अगर आप इंडस्ट्री लगाओगे तो हम उसका पूरा निगरानी रखेंगे। कौन आएगा, कौन लगाएगा अपना पैसा? ओके, स्लोइंग एक्सपोर्ट्स, साइन ऑफ थिंग्स टू कम, वो तो सबको पता ही है। इन्फ्लेशन डेटा हाईलाइट्स डोमेस्टिक डिमांड कंसर्न्स, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। इसमें मैं 1 मिनट और व्यतीत करूंगा। इनका जो इन्फ्लेशन, सब बोलते हैं कि कम है। अगर इन्फ्लेशन बहुत कम है कि एक जगह ऐसे आता है कि वो डिफ्लेशन हो जाता है। डिफ्लेशन जब होता है किसी इकोनॉमी में, वो मतलब वो इकोनॉमी बीमार है, उसको डिफ्लेशन से निकलना बहुत मुश्किल है। और मैंने पिछले इस महीने मई के महीने में 3-4 आर्टिकल पढ़ा। मेरे ख्याल में एक आर्टिकल मैंने इंक्लूड भी किया इस प्रेजेंटेशन के अंदर। 3-4 आर्टिकल पढ़ा जिसमें डिफ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं। डिफ्लेशन यानी कि एक बीमारी जो जिसके बारे में ना बहुत डरते हैं लोग। कोई इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्र के जो जो जानता है उससे पूछिए, बोला भैया डिफ्लेशन, वो डरना शुरू हो जाता है। स्लगिश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिस्पाइट चार्म ऑफेंसिव, सबको बोल रहे हैं कि भाई आके हमें, अरे यहाँ लगाइए, पैसा लगाइए, हम आपको देखभाल करेंगे, ये वो, कोई नहीं आ रहा। कोई खरीदने के लिए ही तैयार नहीं है। ये हालत है चाइना का पूरा इकोनॉमी का, राइट। अभी थोड़ा हम कर्ज के बारे में बात करेंगे। चाइनीज सिटी वुहान नेम्स एंड शेम्स बिग डेटर्स इन पब्लिक डिमांड फॉर रीपेमेंट। बड़े बड़े लोग उधार ले लिया, अब पैसा नहीं दे रहे वापस। और उन्होंने 200, ये एक वुहान सिर्फ एक एक सिटी ने किया है, 250 लोगों से बोला है कि भाई वापस वापस करो पैसा। और उनका नाम लगा रहे हैं और हर जगह लगा रहे हैं, न्यूज़पेपर में लगा रहे हैं। ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। अगर ये पैसा वापस नहीं करेंगे तो ये जो इनके सिटीज है या टाउनशिप्स हैं, उनके पास भी पैसा नहीं है, वो उनको भी प्रॉब्लम है, उधार का प्रॉब्लम। सब, ये पूरा देश ऐसा लग रहा है कि उधारी पे चल रहा है, एक दूसरे को उधारी दे रहे। मैं आपसे उधार लिया, आपने किसी और से उधार लिया, तीसरे ने किसी और से उधार लिया। जिस दिन एक कहीं लिंक टूट जाएगा, खत्म। ये नौबत हो सकता है, ये एक ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है। फिर बोलेंगे यार हमें सबको तो पता ही था कि चाइना में उधार का गुब्बारा है, पर इसके बारे में हमने ये जिक्र ही नहीं किया या सोचा ही नहीं। सब फिर आएंगे, ओ यार ये जनरल शंकर का आप वीडियो देखिए, उन्होंने ये ब्लैक स्वान और ग्रे राइनो के बारे में बात किया था। आज ये सच निकल रहा है, ये निकलेगा, इसमें मेरे को डाउट नहीं है। ओके, हम सब सोचते हैं कि चाइना वाले टेक्नोलॉजिकली अच्छे हैं, ये है वो है। इसमें क्या है, ये जो आर्टिकल निकला है उसमें ये है कि एक फर्म ने ना बोला कि हमने अपना खुद का चिप बना लिया, खुद का प्रोसेसर बना लिया। बाद में पता चला कि वो उन्होंने इंटेल का प्रोसेसर के ऊपर उन्होंने अपना मोहर लगा के बोल दिया कि भाई हमने कर दिया। और जब तहकीकात हुआ, ये सबको जाके इन्होंने बोल दिया, पैसा ले लिया, सब एंट लिया, सब कुछ हो गया। बाद में पता चला कि इस फर्म के पास कभी सेमीकंडक्टर बनाने का क्षमता ही नहीं था। ये हो रहा है चाइना में। वही बात है ना, चाइना चाइना का माल चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो जहां एक साइड इनको आंधी तूफान बारिश सूखा पड़ रहा है, दूसरी तरफ इनका आबादी घट रहा है, एक तरफ इनका उधार कहीं कम नहीं हो रहा है, और ये सब सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी के ऊपर जी जिनपिंग जी जोर लगा रहे हैं, वहां फ्रॉड भी चल रहे हैं।
और ये पहली बार फ्रॉड नहीं है, बहुत बार फ्रॉड हुआ है, राइट। ये देखिए, ये 3 किस्से हैं। पहले ना चाइना का एक स्मार्टफोन है ओप्पो, बहुत लोगों ने, हमारे इंडिया में भी बिकता है उसका, मैंने ये आईपीएल मैचेस में भी मैंने इश्तिहार देखा है। ओके, उन्होंने बोला कि वी हैव मेड अ सेमीकंडक्टर, हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं, पर एक दिन अचानक उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? वहां सेमीकंडक्टर बनते नहीं जी, पैसा ऐंठ रहे थे ये, और सबको बोल रहे थे कि हम ये। तो ऐसे कहानी बहुत है चाइना के अंदर, ये अभी बाहर निकलेंगे, राइट। ओके, सब बोलते हैं कि चाइना और रशिया के टाइज बहुत अच्छे हैं, नो लिमिट फ्रेंडशिप है, राइट। और ये अगर दोनों मिल गए तो ये बाकी दुनिया को उल्टा कर देंगे, वो पूरा इकोनॉमी इनका वावा हो जाएगा XYZ। पर अभी क्या निकल रहा है कि जितना इनके दोनों देशों के बीच में कारोबार होना था उतना हो गया, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ना चाइना को फायदा होगा ना रशिया को फायदा होगा, जितना फायदा होना था हो गया, राइट। लास्ट पॉइंट, ये एक और हेडलाइन मैंने पढ़ा, नो नीड टू एग्जैजरेट, रिस्क ऑफ इमिनेंट ताइवान कॉन्फ्लिक्ट इज ओवरहाइप्ड, सेज क्रॉस स्ट्रेट अफेयर्स एक्सपर्ट। आजकल एक नया नया नहीं, ये एक्चुअली चल चुका है। अगर आपको याद है कि सितंबर अक्टूबर में जब नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी, इन्होंने मिसाइल मारा, नाव चलाया, हवाई जहाज चला, ये वो दोबारा जब दूसरा इनका जो गया था उधर, मैकार्थी, राइट, जो स्पीकर था वो नैन्सी पेलोसी के बाद यूएस का, तब भी इन्होंने कुछ हिसाब किताब किया। ओ हर रोज हम सुनते हैं कि भाई ये ताइवान को किसी दिन अटैक करेंगे। आजकल ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम अटैक नहीं करेंगे, ये नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही है कि सब बोल रहे हैं कि ताइवान अटैक करेंगे वगैरह वगैरह, हमारे करने का इरादा नहीं है, हम उनको ना प्यार से मिलाएंगे या जो भी है। इनको पता है कि ये अटैक नहीं कर सकते, पर मेरे को डर है, डर नहीं, मेरे को ये महसूस हो रहा है कि अगर वहां अटैक नहीं करेंगे और इन्होंने इतना बड़ा फौज खड़ा कर दिया तो उसके साथ करेंगे क्या? कहीं तो लगाएंगे ना, नहीं तो जी जिनपिंग जी क्यों इतना पैसा लगा रहे हैं अपने फौज के ऊपर? तो जाए करेगा क्या? वो आएगा इधर अपने यहाँ। हाँ, जब भी जी जिनपिंग ने मोदी साहब को मिले, उसके 1-2 महीने पहले या 1-2 महीने के बाद कुछ ना कुछ झड़प हो गया LAC के ऊपर, और ये सितंबर में G20 के मीट में आने वाला है। जब वो आएगा इधर कुछ ना कुछ कांड कड़ा करेगा, तो यही होगा इनका कि LAC के ऊपर हमारा पोस्ट पकड़ लो, फिर कुछ करो, जैसे इन्होंने यांगजी में किया था। तो इसके बारे में हमें सतर्क होना चाहिए। ओके, हमारा हालत चाइना के साथ अच्छे नहीं है, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। आजकल ये जो हेडलाइन अगर आप देखोगे तो उन्होंने हमारा जर्नलिस्ट को बाहर कर दिया, हमने भी उनका जर्नलिस्ट को बाहर कर दिया। आजकल हमारा जो मीडिया का एक्सचेंज है बिल्कुल बंद है। हमारा हालत चाइना के साथ सही नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं सवाल कि सर हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं, वो नहीं क्यों कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं भाई। आजकल हमारा रवैया कुछ हद तक ईंट का जवाब पत्थर, मेरे को डाउट नहीं है, और हम पीछे हटने वाले नहीं है। और हटे क्यों? राइट। तो अगर आप पूरा ये हिसाब किताब देखोगे, चाइना उतना बड़ा नहीं है जितना हम सोचते हैं, और आगे जाके ये इनका सब कुछ घटने वाला है। जो मैं पिछले 2 साल से मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ हर एक चैनल में, पर मैं अकेला था उन दिनों में, आजकल कुछ लोग और बोल रहे हैं। वजह की बात यह है कि आजकल कुछ चाइना वाले बोल रहे हैं,
ठीक है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। फिर लोग बोलते हैं यार तुम भी वही रेट लगाते हो जो चाइना वाला बोलता है, तुमने कौन सा घास काट लिया नया? सिर्फ हमने घास काटा 2 साल पहले, और आगे हम देखेंगे। ये बात यह है कि खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें ये देखना है हमें इसके आगे क्या करना है। हमारा खुद का राइज को सस्टेन करने के लिए हमें क्या करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी। ओके, ये देखिए, राहुल गांधी जी आजकल यूएसए के दौरे पे हैं, उन्होंने वहां जाके बता दिया, और ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में रिपोर्ट हुआ कि चाइना इंडिया रिलेशंस नेक्स्ट 5 to 10 years लुक टफ। आप या रूलिंग पार्टी लीजिए या अपोजिशन लीजिए, कोई भी, सबको हमारे पूरे देश में इस चीज के ऊपर सहमति है कि चाइना हमारा दुश्मन है। पहले हमारा प्रतिद्वंदी था, आजकल हमारा दुश्मन बन के उभर के आ रहा है। राइट, ये चीज होना चाहिए। ये मत आप ये प्रोपेगेंडा में मत पढ़िए कि हमारा ऑपोजिशन जो है उनको पता नहीं है वो चाइना के साथ कल के दिन मिल लेंगे। नहीं होगा, ये मेरे को पूरा यकीन है कि नहीं होगा। राइट, ओके। और इनका खुद बोल रहे हैं, ग्रेट पावर सीकिंग अ वार्म पैसिफिक आइलैंड वेलकम कैन लर्न फ्रॉम इंडिया। कि ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी पैसिफिक आइलैंड में गए थे तो उनका प्रधानमंत्री ने आके हमारा प्रधानमंत्री का पांव छुआ था। और पांव छुआना तो ठीक है, क्यों छुआ? क्योंकि हमने इनको दवाई दिया, हार्ट हॉस्पिटल वहां खड़ा किया, रिसर्च इंस्टीट्यूट लगाया, डिसैलिनेशन प्लांट लगाया, आईटी और सोलर प्रोजेक्ट लगाया। हम उनके साथ कोई डिफेंस ताल्लुक वगैरह 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 के साथ हमने बात ही नहीं किया उनसे। उनको बोला कि भाई हम आपको कैसे मदद करेंगे, कर सकते हैं हम, उन्होंने उनको मदद किया। पर जो चाइना या यूएसए गए थे वो बोल रहे कि भाई हम आपको वो एक नाव बनाएंगे, नाव देंगे, सिक्योरिटी करेंगे आपके लिए, एक पोर्ट बनाएंगे, और वो पोर्ट में हमारे शिप आएंगे, रनवे बनाएंगे जिसमें हमारा हवाई जहाज आएंगे, आपको सर्विलेंस देंगे, ये वो। ना, हमने कुछ बात नहीं किया। हमने जो उनके लोगों को जरूरत है वो देने की कोशिश किया जितना हमसे हो सके। अगर आप पूरा टोटल देखोगे शायद बहुत छोटा चीज है। इसीलिए तो वो आके हमारे प्रधानमंत्री के पैर छुए थे। तो हमारे अंदर एक शक्ति है जिसको हम इस्तेमाल करना हमें सीखना चाहिए। राइट, ओके, लास्ट पॉइंट चाइना के बारे में, इसके बाद मैं सवाल लूंगा आप लोगों का। चाइना's high speed trains are overwhelmed by poop, study says। इनके जो हाई स्पीड के ट्रेन है ना, वो सब दे फुल ऑफ शिट, और वो खुद वो बोल रहे हैं गंदे। तो हाई स्पीड ट्रेन लेके क्या करोगे? उसको साफ भी नहीं कर सकते हो। तो यही बात है, चाइना का माल चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। इनका तो लेबोरेटरी तक है इनका हाई स्पीड ट्रेन। ठीक, तो ये है, जब सब बोलते हैं याद रखो, इनका लेवल क्या, वो हाई स्पीड ट्रेन के अंदर जाने के लिए मुंह बंद करके जाना पड़ेगा। ओके, तो ये था आज के लिए लास्ट पॉइंट। आजकल क्या हो रहा है चाइना के अंदर कि ये जो फॉरेस्ट लैंड है उसको बनाना चाहते हैं फार्म लैंड। और ये फनी, एक बहुत अद्भुत चीज है। क्यों? 90s में इनका जो डेजर्टिफिकेशन ज्यादा हो रहा था, गोबी डेजर्ट बढ़ रहा था, तो उस वक्त क्या है, इन्होंने बहुत फॉरेस्ट के लिए बनाए, इन्होंने पेड़ बोया उस वक्त।
और वो पेड़ बन गए, आज के दिन वो जंगल बन गए। पर आजकल क्या है, इनके पास खाने के लिए सामान नहीं है, जैसे मैंने पहले बता दिया, सामग्री नहीं है, सब कुछ कुछ नहीं है। तो वही जंगल जो 30 साल पहले इन्होंने खड़ा किया, वो काट रहे हैं और उसमें वापस ये धान बोना चाहते हैं। अगर वो करेंगे तो इनका क्लाइमेट का चेंज का पूरा सिलसिला और बढ़ेगा। यानी कि चाइना अपना पैर के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। और अगर इनका पूरा इतिहास देखोगे, इनका इतिहास में ये लिखा हुआ है कि चाइना को मारने वाला कोई बाहर से आने की जरूरत नहीं है, खुद अपने आप को मारते हैं। अगर आप देखोगे तो माओ ने अपना कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन में तकरीबन 45 मिलियन पीपल को मार दिया, उसका कल्चरल रेवोल्यूशन और ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बीच में। डेंग जियाओपिंग ने ये इसने एक वन चाइल्ड पॉलिसी लाया और पूरा इनका जो पूरा आबादी का बर्बाद कर दिया। ये कभी इस सेंचुरी में दोबारा ये ऊपर नहीं उठेंगे। देखिए, बाकी आप सब कुछ बात कर सकते हो, आबादी के बारे में कोई बहस ही नहीं है, क्योंकि नंबर है भाई, उतने आदमी उतने मरेंगे, उतने जिएंगे, उतने पैदा हो रहे हैं। ये बड़ा गणित है इसमें, उसको आप बीट नहीं कर सकते, और उनका टेक्नोलॉजी उतना है ही नहीं कि उसको बीट कर सकते हो। और जी जिनपिंग जी हर रोज एक नया पॉलिसी लेकर आ रहा है जिससे वो नष्ट करेगा। इसका जीरो कोविड पॉलिसी के बारे में मैंने 4 बार लिख चुका हूं। ये गोरबोचे स्टाइल का ये सिस्टम है, इसने कायम कर दिया, जिससे ये इसने चला लिया, जिससे चाइना को नष्ट करेगा ये। और जो इकोनॉमी के बारे में हमने वीडियो जारी किया था तकरीबन 10-15 दिन पहले या 20 दिन पहले, उसमें भी हमने बताया कि जी जिनपिंग किस तरीके से चाइना को तोड़ रहा है। ओके, राइट, अभी हम सवाल लेंगे। ओके, सबसे पहले थैंक्स अ लॉट। आपका नाम तो काफी अल हिजाबान अल जैदान, थैंक यू। राइट, नेक्स्ट वैमरेड का सवाल ये है कि हाय सर, रेड एन आर्टिकल, चाइना इज अवेयर ऑफ पॉपुलेशन रिड्यूसिंग एंड its impact. Is it the reason for posturing now with India and Taiwan before the impact? Also, your thoughts on India food security, India versus China. Right, good question. इनके पास they have a window of opportunity, right? They have a window. At this point of time, China can afford to do something, right? Because they still have the population is still 1.4 billion. It will start reducing. The effects of the population decrease will actually start coming up, the 5 to 6 years as my estimate. By 2030, they will be marked. And after 2030, I don't think China can go become belligerent or go for a war. Today, they can't go for a war because of decoupling, de-risking, and all those things. So if they recover with Xi Jinping's plan of military technology and diplomacy, if he can leverage these to revive his economy, then they can go for a war or a military action or coercive action after about 2 to 3 years if they stabilize. And that window will be available to them for 3 to 4 years. So today is 2023. My guess is 25 to 27 or 28 is the period when there would be a major offensive or a major action by China or a strategic move by China militarily. Before that, I don't think they can do it unless they are forced into a corner. After that, they cannot do it. Right? That's the thing. So we have to be careful to get over this. And this is something which I have not
I'm not telling you off the cuff now. I've written about it last year. 1 year back, I've written about it. Okay. The second thing is your food security, India versus China. China doesn't have food security at all. Okay, for many reasons. And on 6th, I'm going to have a talk on China food security in full detail with someone who's done research on this. Okay. Whereas we are food surplus. We are the biggest producers of milk in the world. We can export milk. We can export almost everything as of today. Right. But जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, we will also be susceptible to climate change. ये मत सोचना कि climate change से हम निकल के आ रहे हैं. हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हमें भी climate change असर पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है. और अगर हम सही कदम नहीं उठाएंगे तो और भी प्रॉब्लम हो सकता है हमें. राइट. पर क्या हमें इतना मार खाना पड़ेगा जितना ये? नहीं. क्योंकि इनका जो इसी एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के लिए यू नीड मैन पावर. दैट मैन पावर हमारे पास है, इनफैक्ट सरप्लस है हमारे पास. चाइना के पास मैन पावर नहीं है कि अपने खेतों में काम करके अनाज उगाने के लिए. यही बात है, लोग बुढ़ावस्था में जाके दे कैन नॉट डू फार्मिंग. सो दैट्स द डिफरेंस. So we have food secure. We are not. In fact, last year also, if you remember, during the Ukraine crisis, we were about to export food. When we had a unusually high temperatures in April, May, there was a time जब कटाई हो रहा है, and then our crop reduced. But still, we had enough food for the whole nation, and we exported food to nations which we felt were needing more, basically to the third world nations. ग्लोबल साउथ जो बोलते हैं आजकल. राइट. थैंक्स अ लॉट रूपा, so kind of you for your contribution. Okay, I see one more question. Can China ever become a democratic country? In my opinion, no, it cannot become. It has a model. Taiwan is a model for it. But if you see the history of China is a very ordered society. They take orders and pass orders and execute orders well. Ordered societies tend to become autocratic. If you think this Communist Party has done something great, it is not. It is also behaving the same way their monarchs and kings behaved in an earlier time period. Even this gentleman Chiang Kai-shek, who was the forerunner with the nationalist government which Mao overthrew, right, was also an autocrat. The father of modern China, Sun Yat-sen, if you read his thing, he's also an autocrat. He beget two autocrats. His chelas are Chiang Kai-shek and Mao. Both were autocrats. They had a civil war. Mao threw out Chiang Kai-shek, and now he has produced a whole lot of autocrats and a system which is completely immersed in autocracy without anything. And the people are not very keen on democracy. Right? Everyone says there's a social contract between the people and the Communist Party. This social contract is not between people and the Communist Party. This is a social contract between people and their kings, and this is historical. So I don't think they will ever become thing. So okay, Tushar says, how do you think India can counter China when the Indian Navy is lacking in its minesweeper fleet? Well, why do you need minesweepers? China doesn't have the capability to come and put minesweepers here. Right? So what we need, we have. How to solve the problem if Chinese subs mine the key? Yeah, look, they can't. Today they don't have the capacity. Many times I keep telling people, do not dream that China can do something great. It cannot. It has limitations. Yeah, Pawan,
थैंक्स अ लॉट। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि भाई आप कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए गणेश शॉट को। हमारा बढ़ रहा है, बट आई नीड मोर पीपल so that people understand what is happening in you know with all our adversaries, right? And of course I talk when I feel something is important. I'll come back with a peek into everyday China, but I'm getting a lot of good experts to talk to you on various issues. Shortly next week I'm getting one lady from Tibet to speak about the issues there. We'll talk about Bangladesh, we'll talk about Mizoram also, we'll talk मिजोरम के बारे में। इसीलिए मैं आजकल बात नहीं कर रहा हूँ कि थिंग्स आर क्वाइट डिफिकल्ट देयर। तो हमारे कोई बातचीत के जरिए वहाँ कुछ और हो गया तो प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं टाल रहा हूँ। एंड आई गिव यू एनालिसिस एट द पॉइंट, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक मिजोरम मणिपुर नीड्स लॉट ऑफ हेल्प by not speaking. Okay. Yeah. Dictator says, "Sir, it's nice to catch you in a live session. Thank you. What's about their per capita loans? Oh, it's hell of a lot. It's their per capita loans are probably the highest in the world today. Okay. You see, this is all part connected to in the real estate. The real estate was the engine of China's growth. So the Chinese promoted real estate. So what happened in that real estate? People bought flats. Why they bought flats? They invested into flats. They invested into flats in China because there's no pension. So they felt that if I buy a flat today and it increases, it'll take in value, and right, it'll grow, and tomorrow it'll take care of my pension. Okay, that was very great. So the builders took money from all the people and started building flats. So the cement industry grew, the iron and steel industry grew, the electrical industry grew, roads were laid out, infrastructure came up, everything, water, pipes, jo hota hai, refrigerators, people bought sofas, everything, whole thing. So real estate was the engine of growth. But these developers became greedy. They started collecting money and investing in other businesses and expanding, which took a hit. They've all come to a stage where they can't raise money more from the public. They can't complete their projects. So if I am a guy who's built a flat, I've taken loan, I lost my job, I can't pay my loan back, I can't pay my mortgages back, I don't have a flat. This is the state of almost everyone. And China today has more flats than they'll ever need because their population has peaked, population is going to decrease. Why do they need more flats? So if they don't need more flats, there's a surplus of demand, a surplus supply का surplus है, demand कम हो रहा है, तो the flat rates are falling. So they'll never get out of it. Okay. Vishnathan says, given its economy is not on a growth trajectory, what if China attempts to create serious internal schism over its competitor nations? How do we deal with it? As it does not risk its transfer. Yeah, they will try all this. And they'll try it here, and they're trying it here. They will try it here. They'll split your opposition. There'll be influence ops on us. They'll do anything they want. They will try it through Pakistan and XYZ, right? They're already doing it with the USA. So this is a live danger which we have to handle. Okay. सर इंडिया की फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के लिए चाइना पर डिपेंड है। देखिए, कुछ तो ऐसी बात है कि हमारा डिपेंडेंस है, इसमें दो राय नहीं है। हमारा गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, पर इसका परिणाम निकलने के लिए 10 साल लग जाएगा। हमें उतना पेशेंस होना चाहिए, बरकना चाहिए। अगर जल्दीबाजी में हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है तो आप बैठ जाएंगे, पर अगर हम इसके लिए काम करेंगे सब मिलके तो सब ठीक हो जाएगा।
और मेरे को पता है कि हम ये इंडस्ट्रियल मटेरियल के लिए वगैरह वगैरह के लिए काम शुरू किया है गवर्नमेंट ने, पर टाइम लगेगा. China tries to push the narrative that US is trying to pit India and China against each other and we must put border issue. ये तो बोलेंगे वो. We are not fools to believe it. ये तो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी बोल दिया और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोल दिया. Will not buy it. Okay. They steal technology from US and other countries, reverse engineering of Russian products. Yes, I agree with you. Okay. Sir, can you please share your views over the effect of de-dollarization of China economy? यार de-dollarization होने वाला नहीं है. I must tell you people, ये de-dollarization जो ना एक अफवाह फैल गया. सब de-dollarize ये चाइना से शुरू हुआ था. हमारे भी कुछ लोग को पीछे पड़ गए. भाई देख, बड़ा सिंपल है. आप de-dollarize कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. हमें कोई डॉलर से कोई प्यार नहीं है. डॉलर से इस्तेमाल मत करो. कौन से इंटरनेशनल करेंसी इस्तेमाल करोगे? आपका कोई रुपया लेना नहीं चाहता, क्या आप जाके यूएन खरीदोगे? नहीं खरीदोगे. यही हाल सबका है. कोई यूएन के ऊपर भरोसा नहीं रखता, रूबल के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं रखता. कुछ हद तक यूरो इज द अल्टरनेट टू अ डॉलर, बट यूरो, द एंटायर यूरो जोन इज इन इकोनॉमिक पेन, so no one will trust the euro. Okay, after Brexit, the value of euro has gone down further. Actually, today you don't have a choice other than dollar. In fact, the dollar has gone stronger. I'm surprised at how people are talking. Yeah, what's happening with Bhutan-China border talks? Well, it's going on. Let's see where it goes. I have covered this. अगर आप देखें, एक मैंने इंडिया चाइना राउंड अप इंक्लूडिंग भूटान करके एक वीडियो चलाया था, उसमें मैंने बताया. उसके बाद आगे बढ़ा नहीं बात. राइट. चाइना वाले बोल रहे हैं भूटान को कि भाई कम एंड सेटल द बॉर्डर, वील सेटल द बॉर्डर ऑन अ 1-to-1 बेसिस. बट चाइना, इंडिया इज, आई मीन सॉरी, भूटान इज वेरी स्मार्ट. दे सेड there's a tripartite thing कि तीनों party have to be together to solve the crisis. So they've actually thrown the ball into our court. The ball is in our court. We're holding the ball. Nothing will happen. Okay, Tibet being recognized in the one China policy by India. As our relations further deteriorate, will we reverse this policy? We're not on one China policy. ये one China policy तो ऑफिशियली वी हैव स्टॉक्ड अप वन चाइना पॉलिसी, पर हमने इसके इस्तेमाल करना बंद कर दिया. पिछले साल अगर आपको याद है तो उनका एम्बेसडर ने दिल्ली में बोला था कि इंडिया शुड टॉक ऑफ वन चाइना पॉलिसी एंड ऑल. एवरीवन सेड गेट लॉस्ट. Till from the time they started using stapled visas for people from J&K and Arunachal, just drop the one China policy. So don't think we are supporting one China policy. In fact, we are at the forefront of not supporting one China policy. Okay, so okay, yeah, right. Hizban Al Zahedan is an Iranian. Oh, thank you. I like Iranian people because they are good. People don't understand Iranians, but I think India, Iran have tremendous ties, right? And on a people-to-people level, whenever I've dealt with Iranians, I found them good. Right? They're also civilizational, people. Iran and the Persian civilization is one of the oldest civilizations, and the Persian civilization has affected our civilization also quite a bit. We've had that kind of a culture. Okay. Today news came that Nepalese PM has asked India to protect Chinese airports. What are we doing in terms of growing Chinese influence in Nepal? No, it's the other way around. It's not protecting Chinese airports from that. China has made airports. They need protection against miscreants. In fact, there are a lot of Sri Prachanda came and signed a lot of agreements. He signed a citizenship treaty which China has been against. There's a new policy which Nepal has put out, which finally their president has signed, I think last week. So actually they're coming and doing all this goes against China, right?
China is actually would be worried about it and won't take it very kindly. Okay, Jayant, Namaskaram. Okay, Uday, impact of Pak need not being accessible for China and ungovernable by Pakistan. Look, that's a joke. Yeah. Let's see how it turns out. But one thing for sure, Pakistan won't give up on China, and China won't give up on Pakistan. That's for sure. But let's see how it goes. Okay, it's too premature, but I don't think Pakistan will come out of this for the next 10 years. Building a second rail line guarantees the same level of GDP infrastructure spent the second year, but completely worthless expenditure. Lol, my vote for president. Yeah, I agree with you. I also want to give my vote for President Xi Jinping. देखिए, Jayant, I I keep repeating. I have always felt that I should vote for Imran Khan and Xi Jinping. As far as these chaps are at the top, we'll do well. They'll destroy their countries. Okay. One session on learning from China that India can use while building infrastructure. I don't think we need to learn anymore. We are very clear कि क्या है, and our infrastructure will never be enough for what we need. So that is good. If you have infrastructure which is slightly lesser than what is required, it is good enough. If you see our infrastructure develops incrementally, we are okay. Yeah, the only thing we should learn from China is quality. We should not have their kind of quality. If their kind of quality is adopted in India, everything will start breaking down. Okay, and we don't have to do what China is doing. In fact, the first lesson for me is whatever China is doing, just leave it out. Okay. Eshan says, sir, all of the major international unions like Quad and SEO have either USA or China or both as a central core participant. There is no organization with any other nation as a central player. India needs to take initiative here. Yeah, Eshan, I agree with you. India is trying to do what it did during the non-aligned times by taking on the leadership of the global south. To a certain extent, yes. But today, India doesn't have the economic heft to be the central pillar of an organization. I've written that India is emerging as the third pole. I've written 2-3 times, I've written articles about it, and I've argued that India is the third pole today. In fact, I'm going to start a series of quadrilateral of Russia, China, India, and USA, because these four countries are the most consequential countries for the world today. Right. So I mean, I don't see India being the core of an organization. You need economic heft. Can this core come about 5 years ahead when your economy goes to $7 to $10 trillion? When you have the capability of influencing things? Yes. Right? If you see, what we need to do is to start with our neighbors. We need to be the core for our neighbors first. Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar, Maldives, and Sri Lanka. Leave Japan, leave Pakistan out. And maybe to some extent Afghanistan. Are we the core for this? We don't have an organization for this core. We are helping Bangladesh, we are helping Myanmar in some manner. We are helping Bhutan, we are helping Nepal, we are helping Sri Lanka. But still, are we their core? First, we have to be our core around. If you see, America is the core for in the North America between America, USA, Canada, and Mexico. China is the core for China and ASEAN. We are not a core in that manner as it. But the day we are economically strong, we will be. And that will take about 5 to 10 years, the way I look at it. Okay, more than 1 million Chinese have migrated to, yeah, I agree with you. Not only they have migrated, a lot of Chinese have gone and set up factories there. Close their factories in China and set it up there.
But then what's happening is there's a limit to which China can absorb all this. I think very soon that within this year that limit will be reached, and after that, anyone who wants to get out of China does not have a choice but to come to India. Yeah, what's up with Z telling his army generals to prepare for the worst scenario? Yeah, he feels there could be a war. He feels he might be sucked into a war. See what happened when Nancy Pelosi went to Taiwan. The nationalism got so high, the Chinese got sucked into and provoked into an action. The moment they got provoked into an action, what happened? They threatened Taiwan. In the process of threatening Taiwan, they also threatened Japan, because Japan has islands very close to Taiwan, and Philippines. Now, immediately Japan and Philippines started arming. At the same time, North Korea started, misbehaving by doing some missile firing and all. So South Korea has also become active. When these three became active, Vietnam also took off. Now, all these countries have spent more on their defense and they're becoming stronger. And USA has established 4 bases in Philippines now. So China is feeling the effect of all this militarily. So anytime if there's a mishap in the South China Sea or anywhere of these things, there could be a war. It might not be a widespread war. It might be a small event, right? It might be a small military affair, but it will have strategic ramifications. The worst case scenario is China's economy will get completely isolated. As it is, I've told you they're in a bad shape. I saw a survey which China says China considers Bharatiya worse enemy than Americans and Japanese. I don't know whether it is true. I mean, I have really no choice. This thing, if you send me that survey, I'll have a look at it. But it doesn't matter whether you're the worst enemy or not. Can you one day do a program on trade between India and China? I'll try. Okay, I'll do, because there are so many other things which are coming up. Let me see how best I can do. Have the Chinese establishment media taken notice of your channel? Any such feedback you get? I don't know about the YouTube channel. When I was writing more, see क्या हुआ कि जब से मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया, अब मैं लिखना थोड़ा कम हो गया. इससे पहले मैं हफ्ते में 2 आर्टिकल लिखता था, एक चाइना के बारे में एंड वन ऑन इंडिया और एनीथिंग एल्स. So at that time people used to troll me on my channel, on my website. आजकल अभी तक आए नहीं, कुछ एक आध आया था, लग रहा था कि वो ट्रोल करेगा, पर वो आजकल आता भी नहीं है. राइट, मैं यही बोलूंगा कि अगर कोई इस हमारे चैनल के ऊपर आके कमेंट्स वगैरह लगाएंगे, आप उनको कृपया ट्रोल कीजिए, तभी उसको भगा सकते हैं. पर मेरे ख्याल में वो देखेंगे ये. या आई मेंट टू से चाइना, अगर चाइना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है और यूएसए और क्वाड बना सकता है, हम दिल्ली कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं? नहीं, आपकी बात सही है, मैं सहमत हूं आपसे. और ये जैसे मैंने बोला, दिल्ली कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कम से कम हमारे नेबर्स के साथ करने की जरूरत है, पर थोड़ा टाइम लगेगा, पैसा चाहिए इसके लिए. हमारे पास उतना नहीं है जो जिससे हम खर्च कर सकते हैं. या आई हैव फिनिश्ड ऑल सवाल. अगर और कोई सवाल है तो बताइए. आई विल स्पेंड 4-5 मिनट्स मोर टू पुट इट अक्रॉस. राइट, लास्ट में यही मैं सबको मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप कृपया, मेरा ट्विटर लिंक है @PalapuRShankar. राइट, आप ये जो लिंक है, आज का लिंक है, प्लीज पुट इट आउट ऑन योर ओन ट्विटर हैंडल्स एंड ट्वीट इट आउट. यू कैन ऐड मी, क्योंकि ट्विटर के माध्यम से अगर कुछ सब्सक्राइबर्स आ गए तो अच्छे होगा. आपके दोस्तों को बताइए. राइट, actually I need more subscribers. I need more subscribers so that more people know what the realities are, and more people get to know what actual analysis is all about. I need to educate all of you, right? And for me this is payback time. Okay, Pakistan ISPR has gained reputation of engaging in online trolling akin to that. Oh, ठीक है, करने दो उनको.
पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, actually it's a waste of time. Our focus should be on India, our focus should be on China, our focus should be on our relationship with US. That's important. Why you need to be, and I'll talk about it why. Right? I'm not leaning towards USA, but I'm not going to go away from USA. One has to be careful with USA. One has to have a balanced relationship with USA. Our relationship with Russia is important, which we have not spoken of. I'll speak. Right. Um, is 1.4 billion population China is a lie? Maybe. There's one Chinese professor who's now in USA. He says, as per him, Chinese population is only 1.28 billion. So I don't know at this point of time. Possible, right? So so if that is the case, they are even worse off. All my analysis is based on 1.4 billion and how it's going to go down. If it's already 1.28 billion and it's going to go down further, then they are in a very, 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 very serious situation, right? I believe in, one has to do fact-based analysis. I'm forgetting his name. Andrew Ixian or something like that. I'm forgetting his name. Who has said that the Chinese population is 1.28 billion. He's also written a book which says that it's a cuckoo's nest without eggs or something like that, right? So if you read that, it's very clear. But let's see. Time will tell. Yeah, look, the thing about all this is the facts will come out. It's a matter of 1 year more. Last year when I wrote that China's population is going to shrink, all that, people laughed at me. People said, "Yeah, don't be a fool. It doesn't matter what it is, but China will get through X, Y, Z." I said, "Okay, I must be a fool. Old generals are always fools." So I kept quiet. But this year, they themselves said, and the official figures were that this population decline will start around 2030. Suddenly, within 1 year, things have changed. Suddenly, in 2022, they say their population is decreasing, and within 5 months, 4 months of their announcement that their population is going to decrease, now they're talking of gray rhinos and black swans. So there must be some problem, right? Okay, last question, Vaman. China has border issues with many countries. It didn't resolve such issues. How come Iran and Saudi agreed to Chinese intervention in peace deal? Southern and Iran enmity since the inception of Islam. I agree with you, what you're saying, Vaman. But the fact is that Saudi and China and Iran and China don't have borders first to sort out. It is only their economic relationship. 2 days back, I read an article somewhere. The question which is being asked is, can China take its relationship with Iran and Saudi beyond the economic? They made this deal, but can it go beyond that? Why there's a problem is Saudi and Iran deal is not something which China brokered overnight. This was happening for the past 2-3 years. That they realized that they have to speak to each other and normalize relations. They couldn't go to USA because USA was deadly against Iran. They couldn't go to Russia because Russia had their own problems. And hence, they went to China because China was relatively free and China helped them get over the last mile. The last mile connectivity was that. Okay. Okay, I'll take one more question. What is the propaganda behind China? Is super soldiers or look, all this is nonsense. Don't get involved with this. There's no bloody super soldiers. Right. So I think we've gone through everything. Thanks a lot. Thanks a lot for attending. I'm going to have a update and a open session on anything, right? And you may ask, you want to ask on Mizoram, you ask, you want on Bangladesh, you ask, on Nepal, whatever you want to ask, you ask. Indo-Pacific, everything. We'll talk. I've already put it out on my on the YouTube.
Last request again, kindly propagate my blog, my YouTube channel, right? Uh, unless you see, the point is, unless you propagate it, I don't find. I mean, I can't ask good people also to keep coming. I need more good people to come. Unless the channel is well known, no one wants to come also. अभी तक तो जितने मेरे दोस्त हैं वो आ रहे हैं क्योंकि we have a personal equation. But if I have to go beyond them, right, I need some traction, right? So thanks a lot. Good evening, Jai Hind, and we'll meet for our next broadcast. Bye.